हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्या IAS ऋषिकेश में। तो आज का हम ये सेशन उत्तराखंड SI और पॉलिटेक्निक लेक्चरर और आपका सीचपाल और अन्य जितने भी एग्ज़ाम उत्तराखंड में होने वाले हैं जिनमें हिंदी आती उन सभी के लिए आज का सेशन लेके आए। इस सेशन में 20 क्वेश्चन रखे हुए हैं हमने, और जो ये क्वेश्चन है अभी हाल में ही कुछ पेपर हुए हैं, उन पेपरों के क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर है यहाँ पर वर्षा और जनता। तो ये हमेशा एक वचन में रहेंगे। होश उड़ गए ये बहुवचन में है, लोग इकट्ठा हो गए ये भी बहुवचन, हस्ताक्षर भी बहुवचन शब्द में आता है, जनता एक वचन शब्द है, प्राण बहुवचन में, बाल भी बहुवचन में। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो पहला क्वेश्चन का है ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए पहली बार 1955 में दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी को, है ना। इनकी रचना जो इनके लिए जिसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया उसका नाम था हिम तरंगिणी। रचना का नाम क्या था? रचना का नाम था हिम तरंगिणी। तो हिम तरंगिणी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया, तरंगिणी। और ये पुरस्कार है ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 वे भाषाएं जो आपकी 8वीं अनुसूची में है, और उसके अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में भी ये पुरस्कार दिया जाता है। जो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन इंपॉर्टेंट है। 1991 में पहला जो आपका सरस्वती सम्मान है वो इनकी रचना आत्मकथा हेतु दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को। कौन सा अवार्ड दिया गया था 1991 में? सरस्वती सम्मान। जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत जो हैं, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1968 में। इनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और इनकी रचना थी वो चिदम्बरा। और सुमित्रा नंदन पंत को 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उनकी काव्य रचना थी कला और बूढ़ा पता होना चाहिए। तो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये भी आप जरूर नोट डाउन करें, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर वैसे पहला है माखनलाल चतुर्वेदी। 1955 में इनको पहला साहित्य का अकादमी पुरस्कार दिया गया हिंदी भाषा के लिए, और उनकी रचना का नाम था हिम तरंगिणी। तो अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देश प्रेम में कौन सा समास है? तो जो समास है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देश प्रेम में समास की बात करें तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है ना। तो आपको पता है समास का अर्थ होता है संक्षेपण, है ना। तो ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। इसमें तत्पुरुष समास है देश प्रेम में। समास के आपके 6 भेद हैं, आपको पता ही है। तत्पुरुष हो गया, द्विगु हो गया, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, आपका द्वंद्व समास, है ना, और कर्मधारय समास। ये 6 समास होते हैं। समास के भेद कितने हैं? 6। और जो ये तत्पुरुष समास है इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण रहता है ना। तो कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं। अगर कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद पूछे जाएं तो वो कितने हैं? 6। और जनरली समास के भेद, ये समास कितने प्रकार के हैं? तो 6 समास के भेद हैं। जो द्विगु समास है, द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है ना। प्रथम पद संख्यावाची होता है। अव्ययीभाव समास वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान और उत्तर पद गौण हो, या अव्ययीभाव समास में पूर्व पद आप उपसर्ग को देखकर भी कर सकते हैं, और जहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, जैसे मैंने कहा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे में भी अव्ययीभाव समास है। तो शब्दों की पुनरावृत्ति जहां होगी वहां पर भी अव्ययीभाव समास होगा। अगला एक ऑप्शन है यहाँ पर बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में दोनों पद क्या है? अप्रधान है। दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, मतलब अप्रधान का अर्थ है प्रधान नहीं होते हैं। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो ये भी आपको आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है देश प्रेम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, जुबान पर लगाम न होना। इस क्वेश्चन का आंसर है अनावश्यक बहस करना, है ना। ये क्या है आपका? ये मुहावरा है। तो इसका आंसर क्या है? अनावश्यक
बहस करना, इसका आंसर होगा ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ये थोड़ा ऑप्शन गलत हो गए हैं, ये सी ऑप्शन, जो ऑप्शन नंबर ये अनावश्यक बहस करना, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द से पहले प्रयोग होते हैं और प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद लगते हैं, है ना। तो प्रभाव शब्द है, तो एक मिनट, जो ये जो प्रभाव है इसमें धन भाव, तो इसमें तो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अच्छा, अपवाद में अप धन वाद, तो इसमें भी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पराजय, जो पराजय शब्द है इसमें परा उपसर्ग लगा है जय के साथ। तो 3 शब्द ऐसे जिनमें क्या हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अच्छा, जो ये डी ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का आंसर है डी, ओढ़ना। तो ओढ़ पे ना प्रत्यय लगा हुआ है, ओढ़ पे ना प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा डी वाला, ओढ़ना, है ना। आपको पता है उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, जबकि प्रत्यय किसी शब्द के साथ जुड़कर उससे मिला जुला अर्थ देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओढ़ना, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो आपको इसमें लिंग की पहचान करनी है। तो यहाँ पर इसमें 6 का आंसर है ए, है ना। तो आप किसी लिंग की पहचान, उसका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो आपका उसका जैसे घटना घटी, हमारा क्षेत्र, है ना। तो सर्वनाम से भी पहचान की जा सकती है, क्रिया से पहचान की जा सकती है, विशेषण से भी की जा सकती है ना। तो इन 3 चीज़ों से आप लिंग की पहचान कर सकते हैं। और यहाँ पर पूछा है कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो यहाँ पर क्षेत्र शब्द क्या है, पुल्लिंग है। जबकि तीनों अन्य शब्द क्षमा, घटना और रीति, ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग है। ये कैसे हैं, स्त्रीलिंग, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार करके जाइए, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है ना। तो विशेषण किसे कहते हैं, वे विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वहां पर उसे विशेष्य कहा जाता है। तो यहाँ पर अच्छा शब्द को के बारे में पूछा है कि यहाँ पर अच्छा विशेषण कहाँ पर प्रयोग हो रहा है। तो अच्छा तुम घर जाओ, यहाँ पर तो है नहीं, ऑप्शन ए नहीं है। तुमने अच्छा किया जो आ गए, यहाँ पर भी नहीं है। यह स्थान बहुत अच्छा है, तो स्थान की विशेषता बता रहा है अच्छा, तो यहाँ पर अच्छा किसके रूप में आ रहा है, विशेषण के रूप में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पर पूछ लेता कि ये बहुत क्या है, तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रविशेषण। मतलब प्रविशेषण की परिभाषा कहती है कि विशेषण और क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं, है ना। तो यहाँ पर स्थान की विशेषता क्या है, अच्छा है, तो यहाँ पर विशेषण के रूप में कौन आ रहा है, अच्छा आ रहा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। ये बहुत आसान है। दो व्यंजन जहाँ पर एक साथ मिलते हैं उसे कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में हम 4 संयुक्त अक्षर पढ़ते हैं। अक्ष, पहला संयुक्त अक्षर कौन सा है, अक्ष है ना। अक्ष बना हुआ है क और श से, क और श से। दूसरा है त्र, दूसरा कौन सा है, दूसरा संयुक्त अक्षर है त्र, तो ये त्र बना हुआ है त और र से, है ना। तीसरा है ज्ञ, ये बना है ज और य से, य से, है ना। और अगला जो संयुक्त अक्षर है वो है श्र, वो कौन सा है, श्र। तो श्र में तालव्य श और र से मिलकर बना है। तो हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त अक्षर हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो यहाँ पर क्या है, दो व्यंजन जहाँ एक साथ होते हैं, तो देखो क और श भी व्यंजन है, त और र भी व्यंजन, ज और य भी व्यंजन, स और र भी व्यंजन। अच्छा, संयुक्त अक्षर में एक चीज और है, अगर संयुक्त अक्षर में उसने हलंत के साथ पूछा है कि इसका मेल किससे हुआ है, तो फिर दोनों पे हलंत लगेगा, क के साथ भी श के साथ भी। अगर अक्ष पे हलंत नहीं लगा है तो क आदि है तो हलंत के साथ क आएगा, श कैसे आएगा, वर्ण के रूप में आएगा, मतलब उसके नीचे हलंत नहीं लगेगा, है ना। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है। ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हैं कि सुनने में तो एक जैसे लगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पर अगम, जो अगम शब्द है इसका अर्थ होता है दुर्लभ। अगम का अर्थ क्या होता है? दुर्लभ। और जो ये आगम शब्द है इसका अर्थ होता है प्राप्ति भी होता है, उत्पत्ति भी होता है और शास्त्र भी होता है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो होगा बी। तो जो पहला ऑप्शन है वो थोड़ा सा उल्टा हो गया, आगम का उत्पत्ति होना था, अगम का दुर्लभ होना था, लेकिन वो रिवर्स हो गया, इसलिए आंसर कौन सा सही है? बी वाला सही है। तो अगम का अर्थ होता है दुर्लभ और आगम का अर्थ होता है उत्पत्ति। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो ये अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया है। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। और हम मुख्य रूप से दो अलंकार पढ़ते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। मुख्य रूप से दो अलंकार पढ़े जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो यहाँ पर पूछा है कि शब्दालंकार नहीं है। तो शब्दालंकार वो हैं जो जिन जहाँ पर काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, मतलब काव्य की शोभा जो बढ़ाते हैं उस शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा यहाँ पर आपको दिखती है ना। तो शब्दालंकार के अंदर हम मुख्यतः 5 अलंकार पढ़ते हैं। अनुप्रास, ये भी शब्दालंकार है। यमक शब्दालंकार है। श्लेष शब्दालंकार है। वक्रोक्ति और विप्सा, इन तीन के अलावा दो और अलंकार हैं जो शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। जो यहाँ पर रूपक अलंकार है ऑप्शन नंबर डी, ये अर्थालंकार का भेद है। जहाँ पर काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं, है ना। तो जहाँ पर शब्द के अर्थ अलग आए हैं, जैसे काली घटा का घमंड घटा, है ना। तो यहाँ पर घटा शब्द जो है उसके अर्थ से क्या है? अलग अलग अर्थ हैं, तो वो क्या है? अर्थालंकार के अंतर्गत आएगा। जबकि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उसके अलावा वक्रोक्ति और विप्सा अलंकार, ये 5 मुख्य अलंकार हैं शब्द अलंकार के अंतर्गत। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 का आंसर होगा, यहाँ पर होगा डी। नहीं है पूछा है तो डी आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल क्या है? वाक्य में प्रयुक्त काल क्या है? तो खा लिया है ये क्रिया हो चुकी है ना। काल के अंदर हम 3 प्रकार के काल पढ़ते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान का काल। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध हो तो वो भूतकाल है, चल रहे समय में होने का बोध हो रहा है तो वो वर्तमान काल है, और आने वाले समय में होने का बोध हो तो वो भविष्य काल है। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि वाक्य में प्रयुक्त काल कौन है? यहाँ पर मैंने आम खा लिया है ना। तो ये मुख्य रूप से भूतकाल का है, क्रिया हो चुकी है। लेकिन भूतकाल के अंतर्गत हम 6 भेद पढ़ते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल। यहाँ लिखा है मैंने आम खा लिया, अगर ये सिर्फ इतना होता है सेंटेंस, ये वाक्य, तो इसका आंसर होता सामान्य भूतकाल। लेकिन इसमें लिखा है खा लिया है, क्रिया अभी अभी है दर्शाता है कि क्रिया अभी अभी संपन्न हुई है। और अभी अभी के लिए हिंदी में एक शब्द प्रयोग होता है आसन्न, निकट में जो काम हो रहा है वो क्या कहलाता है? आसन्न कहलाता है ना। तो यहाँ पर मैंने आम खा लिया है, इसमें जो काल है वो है आसन्न भूतकाल। क्रिया हो चुकी है और अभी अभी संपन्न हुई तो वो आसन्न कहलाता है। आसन्न मतलब निकट में ही क्रिया समाप्त हुई, अभी अभी समाप्त हुई है ना। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है भूतकाल का जो 6वां भेद है, हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद का अर्थ होता है शर्त, मतलब भूतकाल की क्रिया के साथ जहाँ शर्त जुड़ी हो वहाँ हमेशा हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। जैसे यदि राम पढ़ता तो पास हो जाता, तो ये क्या है? संदिग्ध, ये हेतु हेतु मद है। यहाँ पर भूतकाल की क्रिया के साथ शर्त जुड़ी हुई है ना। तो आप उसको भी जरूर से पढ़िए, कभी नेक्स्ट सेशन में जब भी क्वेश्चन आएगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वें क्वेश्चन की ओर। कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है ना। तो दंत्य वर्ण नहीं है मतलब वे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान या जिन जो दंत्य दांत के सहारे से उच्चारित नहीं होते हैं, है ना। यहाँ पर ये आधा नौ आ गया था तो ये अनुस्वार नहीं आना था, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हो गया, तो वो ठीक है अदरवाइज, है ना। तो देखो हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं, कौवर्ग, कौवर्ग,
चौ वर्ग, टौ वर्ग, तौ वर्ग और पौ वर्ग। तो ये 5 वर्ग हैं। हर का उच्चारण स्थान अलग है। क वर्ग को कंठ्य व्यंजन कहते हैं, चौ वर्ग है, टौ वर्ग को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं, तौ वर्ग तौ, थौ, दौ, धौ, नौ, ये 5 वर्ण तौ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तौ, थौ, इसमें आते हैं तौ, थौ, दौ, धौ और नौ। तो ये 5 वर्ण तौ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो तौ भी है यहाँ पर, ये दंत नहीं है पूछ रहा है, तो तौ, दौ भी दंत व्यंजन है, दौ, तौ भी है और धौ भी है, टौ नहीं है, टौ। टौ जो है, टौ इसका आंसर होगा डी। जो टौ है यहाँ पर, जो यहाँ पर टौ वर्ण है, ये टौ, ठौ, डौ, ढौ, ण, ये मूर्धन्य है। ये कैसे हैं? मूर्धन्य। मुंह के अंदर जो गहरा वाला भाग है ऊपर की ओर, वो क्या कहलाता है? मूर्धन्य स्थान कहलाता है, मूर्धा कहते हैं उसको। तो टौ वर्ग, जो टौ वर्ण है वो मूर्धन्य व्यंजन है या वो दंत्य व्यंजन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है डी। और हिंदी वर्णमाला में वर्गों की संख्या बोले तो 5 वर्ग हैं। क वर्ग, चौ वर्ग, टौ वर्ग, तौ वर्ग, पौ वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। तो टोटल ये 25 व्यंजन हैं जो 5 वर्गों के अंतर्गत आते हैं। इन पांचों को ही स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है, ध्यान होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में है, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है ना। तो कई बार हम एक चीज सोचते हैं कि एक मात्रा आएगी तो यहाँ पर कौन सा होगा, हमें लगता है कि ये कौन सी संधि है, आपका गुण संधि है, लेकिन ये गुण संधि नहीं है। तो यहाँ पर देखें जरा, तो वयोधन वृद्ध, वयोधन वृद्ध, वयोधन वृद्ध और अगला है आपका वायाधन वृद्ध। तो इसका आंसर है सी क्वेश्चन, है ना। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ये नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले अ आया है ना, तो यौ में अंतिम ध्वनि किसकी आ रही है? अ, और उसके बाद विसर्ग आया है। उसके बाद तीसरा वर्ण, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या अंतस्थ व्यंजन हो, य, र, ल, व हो या ह हो, तो विसर्ग हमेशा ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर देखो वो भी आ रहा है और यहाँ पर क्या है, विसर्ग से पहले ओ भी आ रहा है। तो ये विसर्ग किस में कन्वर्ट हो गया? ओ में कन्वर्ट हो गया, या ओ में बदल गया, या जो विकार आया विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो गया, इसलिए ये क्या है? वयोधन वृद्ध। अच्छा, इसका एक और एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। जैसे आप लिखूं मैं, जैसे एक शब्द मनोधन हर, मनोधन हर, है ना। तो ये विसर्ग संधि के नियम आपको जरूर आने चाहिए। विसर्ग से पहले ओ आ रहा है और विसर्ग के बाद दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि हो आ रही है। तो इन दोनों का अगर यहाँ मेल होता है तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें होता है? ओ में, है ना। और विसर्ग परिवर्तित हो जाता है, विकार उत्पन्न हो गया और वो क्या बन जाएगा? मनोहर। तो ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। और इसका जो वयोवृद्ध है, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो कौन सा होगा? वयोधन वृद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित विकल्पों में विधुर का स्त्रीलिंग क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट है। विधुर किसे कहा जाता है? कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, उसे क्या कहते हैं? विधुर कहा जाता है। और विधवा किसे कहते हैं? कि वह स्त्री जिसका पति मर गया हो। तो विधुर का यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? विधवा, है ना। तो यहाँ पर विधुर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? विधवा, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। विधुरनी नहीं होगा, विधुरी नहीं होगा, विधुराइन नहीं होगा, तो ये क्या होगा? विधवा, है ना। तो ये भी आप शब्द समूह के लिए एक शब्द जब पढ़ते हैं तो वहां आप इसको पढ़ते हैं, विधुर। वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो वो विधुर कहलाता है, और वह स्त्री जिसका पति मर गया उसे क्या कहते हैं? विधवा कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो 14 का है बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? री, री का उच्चारण स्थान है, री क्या है? एक स्वर है भाई। री क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। री है स्वर, स्वर है ये, और इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। क्या है? मूर्धा से क्या होता है? इसका उच्चारण स्थान है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 आसान है, तो 15 का आंसर है डी। अच्छा, दंत्य त, थ, द, ध, न, ये दंत्य व्यंजन है। कंठ क, ख, ग, घ, ग, और उष्ट क्या है? प, फ, ब, भ, म, तो ये उष्ट व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कानन का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया प्रिंट होने में, तो यहाँ पर है नहीं, नहीं है। तो कानन शब्द, वन को भी कानन कहा जाता है,
विहिप भी कानन है और अरण्य भी कानन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था ये कानन का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी, है ना। नहीं है यहाँ पर आप जरूर ध्यान रखिए। तो ये क्वेश्चन में है कानन का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर होगा पुष्प। वन भी आपका पर्यायवाची है, विहिप भी पर्यायवाची है, अरण्य भी पर्यायवाची है, उसके अलावा कांतार भी एक पर्यायवाची होता है ना। इसको भी आप ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्वेश्चन था कानन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका आंसर होगा पुष्प। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक क्या है ना। अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक क्या है, उसके समान अलग सा अर्थ जो आए। तो जो ये अभिज्ञ शब्द है इसका अर्थ होता है, इसका जो मतलब है उसका अर्थ है जानकार, है ना। कई बार हम सोचते हैं औपसर्ग लगा विज्ञ शब्द पे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो अभिधन ज्ञ है ना, ये अभिधन ज्ञ इन दो शब्दों से मिलकर बना, औपसर्ग नहीं है यहाँ पर, है ना। तो कई बार हम अभिज्ञ का विलोम विज्ञ कह देते हैं, विज्ञ कोई शब्द नहीं है। अगर अभिज्ञ का अर्थ जानकार होता है तो इसका अगर विलोम पूछ ले तो वो अनभिज्ञ होगा, है ना। तो यहाँ पर अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक क्या है, उसका दूसरा अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे उसका दूसरा अर्थ है जानकार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और कभी आपको अभिज्ञ का विलोम पूछ ले तो इस अभिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ, अनभिज्ञ इसका विलोम होगा अभिज्ञ का। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। भिज्ञ शब्द नहीं होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तो वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है। तो थो द ध न, ये 5 वर्ग जो हिंदी वर्णमाला में क च ट त प, है ना। तो तो वर्ग अगर आप उच्चारण करते हैं तो तो का दंत को स्पर्श करती जीवा, तो यहाँ पर तो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, दंत। और तो वर्ग में कौन कौन से आते हैं, तो थ द ध और न। और नौ जहाँ यहाँ पर है वो पंचमाक्षर है, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण पंचमाक्षर कहलाता है ना। इसको भी आपको ध्यान होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी जरूर से ध्यान से देखें। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो सर्वनाम के भेद आपको पता होंगे, सर्वनाम के कितने भेद हैं वो भी आपको आने चाहिए, है ना। तो सर्वनाम के अंतर्गत कितने भेद हैं, 6 भेद हम सर्वनाम के पढ़ते हैं, ठीक है। और मुझे, ये सर्वनाम में 2 चीजें हैं, एक वक्ता और एक श्रोता। तो जब भी, या एक ऐसे कहते हैं लेखक और पाठक पढ़ने वाला, तो जब भी वक्ता या लेखक, वो हमेशा उत्तम पुरुष होता है, वो हमेशा क्या होता है, उत्तम पुरुष, है ना। और जब सामने वाले के बारे में बात करें तो वो मध्यम पुरुष। और जब कहने वाला यहाँ पर है, सुनने वाला दूसरा, और किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो वो अन्य पुरुष। तो यहाँ पर मुझे बारिश में भीगना पसंद है, तो यहाँ पर अपने लिए बात की जा रही है, तो ये उत्तम पुरुष की बारे में बात की जा रही है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 19 का ए आंसर होगा, उसका है उत्तम पुरुष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप कौन सा है। देखिए, बहुवचन बनाने के लिए कुछ नियम आपको आने चाहिए। जैसे जिस शब्द के अंत में, यहाँ पर जैसे बड़ी ई है ना, या ई कह लो, ई और ई कह लो, तो ये इकारांत शब्द है। ये कौन सा है, इकारांत शब्द। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में बहुवचन बनाते समय, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में बहुवचन बनाते समय जो बड़ी ई है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो उसके स्थान पे छोटी ई आएगी, और पीछे से हम यहाँ जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, यहाँ जोड़ देते हैं। तो दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप है दवाइयाँ, छोटी ई हो जाएगा, है ना। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा साड़ी, तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है साड़ी, जैसे इसका बहुवचन बनाऊंगा तो ये डॉ पे जो बड़ी ई है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसको हम बदलेंगे छोटी ई में, और यहाँ जोड़ देंगे पीछे से, तो ये क्या हो जाएगा, साड़ियाँ। लड़की जैसे शब्द है तो लड़कियाँ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि दवाइयों भी तो हो सकता था, दवाइयों, दवाइयों बहुवचन दवाई का है, लेकिन वो विभक्ति चिन्ह के साथ है। अगर यहाँ पर सविभक्ति रूप और निर्विभक्ति रूप है ना, तो जो बहुवचन हमें यहाँ पर पूछा है बिना विभक्ति चिन्ह के रूप में, वाक्य में नहीं पूछा हुआ है, तो सिंपल शब्द दिया है सामान्य, तो दवाई शब्द का बहुवचन बनाइए।
तो शुद्ध दवाई शब्द का जो बहुवचन होगा यहाँ पर क्या होगा, दवाइयाँ होगा। दवाइयों इसलिए नहीं होगा कि क्योंकि ये दवाइयों के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग होगा, इसीलिए कहते हैं बहुवचन का सविभक्ति रूप। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में सिर्फ शब्द दिया है, निर्विभक्ति रूप दिया है, मतलब कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है प्रयोग साथ में या किसी वाक्य के बीच में नहीं है। वहां पर हमें क्या करना है, आपको नियम, तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो हमेशा उसका बहुवचन बनाते समय जो बड़ी ई है उसको छोटी ई में बदल देते हैं और पीछे से क्या जोड़ देते हैं, यहाँ जोड़ देते हैं, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, उसका बहुवचन बन जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा, है ना। तो आज के लिए ये 20 क्वेश्चन का सेशन था। आप बताना आपको कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे शेयर भी करें और लाइक भी करें चैनल को, और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।